तो आज हम देखने वाले हैं अणाभाऊ साठे की एक जबरदस्त कहानी सापड़ा, जिसका मतलब है जाल। ये कहानी बताती है कि अक्ल यानी बुद्धि कैसे एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है, खास तौर पर तब जब हालात आपके बिल्कुल खिलाफ हों। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस कहानी की बिल्कुल जड़ में है। जब सारी ताकत पूरा का पूरा सिस्टम ही किसी के खिलाफ खड़ा हो, तो क्या तब भी पलटवार किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है? ये कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे गांव में जहां समाज ना दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक बहुत ही सख्त और नाइंसाफी से भरे सिस्टम के नीचे। देखिए, यहाँ पावर का जो बैलेंस है ना, वो एकदम एक तरफा है। एक तरफ हैं गांव के ताकतवर लोग, पाटिल और देशमुख, जिनके पास जमीन है, पैसा है और कानून भी एक तरह से उनकी मुट्ठी में है। और फिर दूसरी तरफ है महार समुदाय, जिन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया है, जिनके साथ लगातार जुल्म होता है। और बस इसी तनाव से कहानी का असली संघर्ष पैदा होता है। तो कहानी में ये जो टकराव है, ये आखिर शुरू कहाँ से होता है? चलिए देखते हैं। कहानी में असल मूड तब आता है जब गांव के एक बहुत ही ताकतवर आदमी देशमुख की मौत हो जाती है। और जानते हैं क्या होता है? बिना किसी सबूत के, बिना किसी सवाल जवाब के इसका पूरा इल्जाम सीधा सीधा महार समुदाय पर डाल दिया जाता है। अब सोचिए, महार समुदाय के लोग खुद को एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन सी हालत में पाते हैं। उन पर एक ऐसे जुर्म का इल्जाम लगा है जो उन्होंने किया ही नहीं। गांव के बड़े लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं। मतलब वो एक ऐसे सिस्टम में जकड़ चुके हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इसी संकट के बीच एक किरदार सामने आता है, हरीबा, जो इस नाइंसाफी का जवाब ताकत से नहीं बल्कि अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से देने का फैसला करता है। और यहीं पर कहानी का जो टाइटल है ना, सांपड़ा, वो सामने आता है। अब ये कोई लोहे का जाल या पिंजरा नहीं है, नहीं, ये दिमाग का जाल है, एक रणनीति का जाल है, जिसे हरीबा बुनता है अपने ही ऊपर जुल्म करने वालों को फंसाने के लिए। तो ये जाल काम कैसे करता है? हरीबा का प्लान देखिए 4 हिस्सों में है और बड़ा ही कमाल का है। सबसे पहले वो एक झूठा सबूत तैयार करता है। एक मरे हुए जानवर को लेकर एक पूरा सीन बनाता है और कहता है कि ये तो एक सरकारी बैल था। दूसरा स्टेप, वो अपनी इस कहानी से गांव के ताकतवर लोगों को, पाटिल और देशमुख को उस जगह पर खींच लाता है। तीसरा, वो उन्हें उकसाता है इतना कि वो गुस्से में आकर उस सरकारी सबूत से छेड़छाड़ कर बैठें। और आखिरी और सबसे जबरदस्त कदम, जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं, हरीबा उन पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाकर पूरा का पूरा खेल ही पलट देता है। हरीबा का ये एक डायलॉग, देखते हैं असली सबूत किसके पास है। सबूत हमारे पास है। ये उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। अब वो बेचारा मजलूम नहीं है, अब वो कंट्रोल में है। वो जानता है कि उसका बिछाया हुआ जाल काम करेगा। तो अब चलिए उस पल की तरफ बढ़ते हैं, उस तनाव भरे लम्हे की ओर जब हरीबा की ये योजना असल में काम करना शुरू करती है। पाटिल और देशमुख के आदमी वो सब मौके पर पहुंचते हैं, एकदम घमंड में चूर। उन्हें लगता है कि वो हमेशा की तरह महार समुदाय को बड़ी आसानी से झुका लेंगे, कुचल देंगे। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। महार समुदाय डरा हुआ नहीं है। वो सब हरीबा के पीछे एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं, सामना करने के लिए एकदम तैयार। और यहीं पर हरीबा की असली चाल सामने आती है। वो इस पूरे मामले को गांव का कोई आपसी झगड़ा रहने ही नहीं देता। वो इसे एक सरकारी मामला बना देता है। और जैसे ही वो ये करता है ना, वो पूरी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और फिर ठीक वही होता है जिसकी हरीबा को उम्मीद थी। गुस्से और घमंड में अंधे होकर गांव के ताकतवर लोग उस मरे हुए जानवर की तरफ बढ़ते हैं और सबूतों को रौंदने लगते हैं। और बस अनजाने में वो खुद को ही मुजरिम बना लेते हैं। वो जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। कहानी का जो अंत है वो हमें इंसाफ और ताकत के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। हरीबा के पास ऐसा तर्क था, ऐसे सबूत थे कि इन लोगों ने एक सरकारी मामले में दखल दिया है जिसे वो झुठला नहीं सकते थे। ताकतवर गांव वालों के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। और नतीजा क्या निकला? गांव वालों को मिलकर गांव को 300 रुपए और हरीबा को सीधे 5 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। अब ये रकम सुनने में शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन ये पैसों की बात नहीं थी। ये एक सांकेतिक जीत थी, एक बहुत बहुत बड़ी जीत। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि असली ताकत दिमाग में होती है, बाजुओं में नहीं।
दूसरी बात जो हरीबा हमें दिखाता है वो ये कि कभी-कभी एक गलत सिस्टम को हराने के लिए उसी के बनाए नियमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हिम्मत और सही रणनीति हो तो खोई हुई इज्जत वापस हासिल की जा सकती है। चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सापड़ा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सिस्टम ही पूरी तरह से नाइंसाफी पर टिका हो तो क्या बुद्धि, क्या अक्ल ही बदलाव लाने का एकमात्र असली हथियार बचता है?